So we start with Newton's laws of motion. कोई कोई इसको NLM बोलता है, कोई कोई इसको LOM बोलता है, लॉज ऑफ मोशन. आई प्रेफर NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. इसमें शुरू करेंगे थोड़ा बेसिक स्टेप से जो तुमको शायद you already know the laws, okay, and then we'll understand how to draw FBD, free body diagram, okay, and then we'll start with problems based on FBD where we'll find acceleration for various cases, okay, and then we'll go for equilibrium problems, and then we have something called as motion of connected objects, okay. फिर इसमें थोड़ा पुली ब्लॉक सिस्टम्स देख लेंगे. देन विल गो फॉर सूडो फोर्स, ओके, एंड सूडो फोर्स के बाद विल डू स्प्रिंग फोर्स. इसमें विल आल्सो सी कटिंग प्रॉब्लम्स. And lastly, we'll do something called as constrained motion. इसमें भी 3 टाइप्स है, जनरल कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट एंड वेड्ज कंस्ट्रेंट. जनरल कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक एंड वेड्ज. That will conclude our chapter. Okay, this chapter is very important chapter. Okay, after kinematics, NLM is also very important. And इसके बाद work power energy, because kinematics, NLM and work power energy, they will come in any random chapter. They are basics of physics. You remember base chapters I used to call them. So there are something called as prep chapters. We are done with the prep chapters. Then second base chapter NLM. Okay. So wherever you will see force, NLM आ जाएगा वहाँ पर. समझते पहले basic stuff समझते. See, when we did kinematics, so we discussed about displacement, velocity, acceleration and relationship between them, right? Okay, and we also understood कि उसका path कैसे, trajectory वाला terms, trajectory क्या होता है, and then इसको हम path बोलते थे, okay, and then इसमें भी discuss relative motion also, right? ठीक है, relative, और ये हमने 1D में भी किया और 2D में भी किया. 2D we did only for projectile specifically, correct है ना. तो यहाँ पे सी वी डिस्कस अबाउट द आफ्टर मैथ ऑफ मोशन. मतलब मोशन हो रहा है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कब पहुंचेगा, कब ओवरटेक करेगा, कैसा पाथ होगा उसका, ठीक है, हाउ इट लुक्स रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, तो मोशन होने के बाद, ठीक है, इट विल नॉट डिस्कस, काइनेमेटिक्स डज नॉट डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन. तो मोशन कॉज क्या है उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग इस चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में. समझा क्या? ठीक है, और वो जो कॉज है वो अपन एनएलएम में डिस्कस करते हैं. समझा क्या? एंड यू नो दैट कि न्यूटन ने क्या बोला कि व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन, है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, ओके, ही सेज फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, राइट? तो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फोर्स. तो जब कॉज की बात करें मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है आपने यहाँ पे कि हाउ टू, व्हाट इज फोर्स, हाउ टू वर्क विद फोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. समझा? ठीक है. एंड द मोमेंट यू हियर फोर्स, क्या समझ में आता है अपने को? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, इजंट इट? बराबर, ठीक है. ऑल्सो इट हैज डायरेक्शन, इजंट इट? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है ना. पता है तुमको, शायद पता है कि नहीं, है ना? फोर्स क्या, कितना फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे मालूम पड़ता है कि क्या इंपैक्ट होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट, एंड वर्सेस इफ आई अप्लाई फोर्स ऊपर से ऐसे नीचे, ठीक है, तो आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट, इजंट इट? तो फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डायरेक्शन पे उसका इफेक्ट चेंज होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट अलोंग द फ्लोर और वहाँ पे ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेट अलोंग द फ्लोर, इजंट इट? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता होना ही चाहिए, बट डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, बिकॉज उसका इफेक्ट चेंज होगा, राइट? ठीक है. ऑल्सो देयर इज वन मोर वेरी स्पेशल पॉइंट दैट यू शुड नो. यू शुड ऑल्सो नो वेयर इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड. इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि उससे भी इफेक्ट चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इमेजिन आई हैव केप्ट अ बॉटल ओवर अ टेबल, ठीक है. अब उसको मैं नीचे से फोर्स ऐसे लगाता हूँ तो क्या होता है? इट देखो, इट यहाँ पे देखो, अगर इफ आई अप्लाई फोर्स यहाँ पे नीचे बॉटम में, आई शुड शो इट थोड़ा जरा, यहाँ देखो बीच में रखते हैं, ठीक है.
अगर मैंने यहाँ पे नीचे फोर्स लगाया है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, राइट, है ना. इफ आई अप्लाई फोर्स एट द बॉटम, ठीक है, इट जस्ट हैज एक्सेलरेशन लाइक दिस, इट विल मूव एज अ स्ट्रेट. अगर फोर्स यहाँ पे नीचे लगाया तो, करेक्ट. वही फोर्स को सेम फोर्स सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा ऊपर लगाओ, बस यहाँ पे लगाओ, तो यू विल सी कि जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ क्या होता है, इट काइंड ऑफ टॉपल्स. मैं लगाऊंगा तो गिर जाएगा, समझ. तो यही फोर्स इधर लगा रहा था तो आगे जा रहा है, ठीक है, इधर लगा रहे हैं तो टॉपल हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या, मतलब इट रोटेट्स लाइक दिस. इज मेकिंग सेंस. फोर्स का डायरेक्शन भी वही, ठीक है, और वैल्यू भी वही, ठीक है, बट if I change the point of application, it will show me translational effect or it will show me rotational effect. समझा गया. And if you remember your lower standards, what is rotational effect of force called? Torque. समझ में आ रहा है क्या. तो वो rotational effect दिखाएगा कि translational effect दिखाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो. समझा. तो when you are studying any force, you should know 3 points. इसका वैल्यू क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, और कहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे तुम. Where do you experience that force? Where the force is being applied. This is making sense. समझा क्या. एंड व्हाट एल्स, व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन, है ना, न्यूटन, राइट, विच इज एसआई यूनिट, है ना, ठीक है, विच इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट. ओके. एंड डायमेंशंस क्या है इसका, m1 l1 t-2, करेक्ट, है ना. एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, डाइन, राइट, ठीक है, डाइन. ओके, दिस इज सीजीएस यूनिट. And you know that 1 Newton is 10⁵. 7 is joules to erg. चमका है सब चीज, ठीक है. और ये बताना चाहिए फोर्स का क्लासिफिकेशन देखो कैसा करते हैं हम लोग. हाउ डू वी क्लासिफाई फोर्स. सी ऑन द बेसिस ऑफ यू नो स्ट्रेंथ, और वी कैन से द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी भी बोल सकते हैं, बोलना है तो, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ फोर्स को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट फोर्स जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन, है ना. एंड इफ यू रिमेंबर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इफ आई हैव 2 masses m1 m2 separated by distance r, what is force of gravitation? It is g m1 m2 upon r square, right? Do you remember? ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में देखा था, ठीक है. g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैल्यू 6.67 10⁻11, isn't it? And m1 m2 are point masses, ठीक है. r क्या है, डिस्टेंस इन द पॉइंट masses, ठीक है. the biggest feature of this gravitation force, it is always attractive in nature. ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी 2 masses रिपेल नहीं करते खुद को. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. बट यू मस्ट आल्सो नो दैट ग्रेविटी हैपेंस टू बी द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीकेस्ट फोर्स है. ओके. कंपेयर्ड टू द नेक्स्ट फोर्स दैट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. ओके. और फोर्स इन द बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, तो उसको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड. ओके. बट यू नो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कंबाइंड, उसको एक स्टडी कंप्लीटली एक ही सब्जेक्ट बोलते हैं. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके. पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डिफरेंट साइंस, ठीक है. मैग्नेटिज्म वाज अ डिफरेंट साइंस, मतलब उसको हम अलग अलग पढ़ते थे पहले, ठीक है. बाद में धीरे धीरे हमको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों रिलेटेड है. ओके. हाउ डिड वी अराइव एट दैट रिलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स वी स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड. ओके. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम कंबाइन ही बोलते हैं. ओके. टुगेदर वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, सपोज 2 चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस लिए मैंने Q1 Q2, एंड उनके बीच में डिस्टेंस अगर r लिया है, तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इसका वैल्यू भी ऐसे सिमिलर ही दिखता है. इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. समझ में आ रहा है क्या, जितना जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं. तो ऐसे ही इनवर्स स्क्वायर लॉ कूलम्स लॉ भी है. समझा. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. दिस इज K Q1 Q2 upon r square. एंड जो K है इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught. व्हाट इज एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और ये पूरे की वैल्यू इज 9 × 10⁹. we'll discuss this in detail when we study electrostatics. बट ये समझना है कि ये जो फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस. यू नो दैट, राइट, कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव है, अनलाइक ग्रेविटी विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. समझा गया, ठीक है. ओके.
एंड उसको पढ़ने के लिए हमने बहुत सारा थियरी भी लगाया कि क्यों हमेशा अट्रैक्टिव होता है, बट इट इज व्हाट इट इज एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट इज stronger than gravity, isn't it? And we have experienced this daily life में हम एक्सपीरियंस करते हैं. बचपन में हम वो पेपर के पीसेस फाड़ कर देते थे और कोई कोम या स्केल को हम घिसते थे सर पे, ऐसे रखो तो क्या होता है, तो वो पेपर पीसेस चिपक जाता है, राइट? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको हम बोलते थे, ठीक है. किया है कैसा एक्सपेरिमेंट, इफ यू जस्ट रब अ पेपर स्केल एनी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट यू रब और उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेकर तो क्या होगा, पीस ऑफ पेपर विल स्टिक टू इट, राइट? तो अगर पीस ऑफ पेपर ऊपर आ रहा है मतलब क्या, वो ग्रेविटी को डिफाई करके आ रहा है, ग्रेविटी को नीचे खींच रही है, राइट? फिर भी वो ऊपर आके चिपक गया उसको, इसका मतलब ये जो फोर्स जिसने इसको ऊपर लिया है, ठीक है, वो फोर्स ग्रेविटी से स्ट्रॉन्गर है, isn't it? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन योर ग्रेविटी. ओके, एंड वील प्रूव दिस, वील गेट द रेशियो आल्सो व्हेन वी डू गो इन टेस्ट. हम रेशियो भी निकालते हैं, काफी हाई रेशियो है. ओके, इट्स अ वेरी हाई रेशियो बिटवीन दीस टू गाइस. तो निकाल सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, अभी भी निकाल सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा, बिकॉज वी कैन जस्ट एज्यूम ये चार्ज और मास के बीच ये एफ के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं ना. इफ आई नो, इफ फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन का मास पता है हमको, ठीक है, चार्ज भी पता है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का हम ग्रेविटी फोर्स भी निकाल सकते हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं, राइट? यू कैन गेट द रेशियो एंड यू कैन सी कि हाउ स्ट्रांग इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तुमको फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है. एनीवेज, थर्ड टाइप, थर्ड कौन सा है? न्यूक्लियर. अब न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा रियलिटी में देखा तो अपने स्कोप के थोड़ा बाहर है. इसमें दो टाइप है एक्चुअली, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अल्फा बीटा गामा डीके, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. यू नो व्हाट इज न्यूक्लियस, राइट? है ना? तो न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप का है, एक अल्फा बीटा गामा डीके जिसके से हो रहा है वो एक फोर्स है, तो स्लाइटली वीकर है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स व्हिच इज बाइंडिंग योर न्यूक्लियस टुगेदर. यू शुड नो दैट न्यूक्लियस में बहुत कुछ होता है. हम पढ़ते हैं सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट अंदर वी हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो, राइट? पायॉन्स, मीसॉन्स, क्वार्क्स, बोसॉन, लेप्टॉन्स, वो सब भी चीजें होती है, ठीक है. तो वो सारी चीजें हमारे स्कोप के बाहर है, हम नहीं पढ़ते उनको, ठीक है. बट और भी चीजें हैं जो थोड़ा हमारे स्टडी के बियॉन्ड. वंस यू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, देन यू कैन गो इनटू दिस वर्ल्ड, ओके. तो हम न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते. We have very limited theory of nuclear force, that too at the end of modern physics. तो मॉडर्न फिजिक्स के एंड में थोड़ा सा बताऊंगा मैं न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है और उसका नेचर क्या है, बट बस उतना ही हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते. हाँ, रेडियो एक्टिविटी भी स्टडी इन डिटेल, बट न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमारे पास लिमिटेड नॉलेज ही है, ओके, बिकॉज यू कैन नॉट वेंचर टू फार इन न्यूक्लियर फोर्स. बट यू मस्ट नो दैट कि वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ ऑफ देम. तो इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, इलेक्ट्रो, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स. और वीक ऑब्वियसली क्या होते हैं, इससे तो कमी होगा. तो इफ आई हैव टू सी द ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ विल बी लाइक दिस, ऐसे. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा और ग्रेविटी आ जाएगा. इज मेकिंग सेंस? ये कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे वीक है, सबसे वीक यही होगा, ऐसा नहीं है. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ ऑफ देम. न्यूक्लियर फोर्स इन जनरल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? बिकॉज़ यू कैन इमेजिन दैट कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स रखे हुए तुमने, और न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल स्पेस. यू मस्ट हैव डन इन एटॉमिक अभी स्ट्रक्चर में कि भाई अगर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 है ना, ठीक है, और रेडियस ऑफ योर एटम इज 10⁻10, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, राइट? तो उतने से स्मॉल स्पेस में दो पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखना, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? विच दिस कैन डू, जो न्यूक्लियर फोर्स कर सकता है. दो प्रोटॉन्स को पकड़ रखा है, मतलब पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं खुद को विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स, है ना? पॉजिटिव रिपेल करेगा, राइट? बिकॉज लाइक चार्जेस, फिर भी वो रिपेल नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. उतना टाइट पकड़ के रखा है इसको. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन. और एक और तरीका है फोर्स को क्लासिफाई करने का, which is actually based on the characteristic that whether contact is required or not. So them contact forces, for the non-contact forces. Non-contact forces, non-contact force का थोड़ा बेटर नाम रहेगा फील्ड फोर्सेस, जिसके पास खुद का फील्ड होता है, राइट? देयर इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है. और यहाँ पे नॉन फील्ड फोर्सेस, जिसके पास खुद का फील्ड नहीं है. यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट चाहिए तभी फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है. और यहाँ पे नो नीड ऑफ फिजिकल. इसमें सिर्फ क्या है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में तुमको आना है, बस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया तुमको फोर्स लग जाएगा. एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ग्रेविटी, जैसे मैंने ये पेन को पकड़ा है, ठीक है, छोड़ दो तो क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये धरती को चिपक के बैठा है क्या, नहीं ना, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, राइट, फिर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस, क्योंकि ये पेन इसके अर्थ के फील्ड में, इसलिए इसको अट्रैक्ट कर लिया इसने। अब अर्थ बहुत दूर मरकुरी बैठा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या, ठीक है, नहीं ना, मतलब तो उसके फील्ड में होना चाहिए, उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, इज मेकिंग सेंस। ऐसे ही ये फिजिकल फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कैसा है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्रिक्शन को फील करना है, तो मगर मैं बोर्ड को टच नहीं करूँ और ऐसे हवा में करते रहूं तो मुझे फ्रिक्शन फील होगा क्या, नहीं ना, मुझे टच करके देन यू डू द मोशन, राइट, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, तो देयर आर फोर्सेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं, समझ में आया। और एग्जांपल्स भी है, बट अभी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा व्हेन वी डिस्कस द फोर्सेस थोड़ा आगे जाके, ठीक है। बट आई जस्ट गिव द एग्जांपल whether you have heard it or not. फ्रिक्शन इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, वो तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग एल्स, नॉर्मल रिएक्शन, सुना है क्या तुमने, नॉर्मल रिएक्शन करके एक फोर्स है, विल डिस्कस दिस इन डिटेल, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग टेंशन करके फोर्स होता है, ठीक है। देन यू हैव ड्रैग फोर्सेस इन नेचर, इजंट इट, जैसे हम एयर ड्रैग होता है, फ्लूइड ड्रैग होता है, ठीक है, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, तो वो सब भी आएगा। तो ड्रैग फोर्सेस, ओके, दे ऑल रिक्वायर क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, ओके। और यहाँ पे सबसे फेमस एग्जांपल ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर, समझ में आया क्या, फटाफट इसको लिख लो एंड देन विल मूव अहेड। So basically we know all these laws, फटाफट laws डिस्कस कर लेते हैं। What is first law of motion? इसको बोलते हैं law of inertia, right? है ना, क्या है ये लॉ, कि every object continues in its state of rest or of uniform motion, है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया, है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं, इनर्शिया, राइट, कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट करना पसंद करता है, और चल रहा है तो चलना पसंद करता है, तो इट विल नॉट, you have to apply some force, right, that is the cause of motion. Every object continues in state of rest, यार inertia कंटिन्यू करेगा वो, okay, unless it is acted upon, yeah, upon an external, that's to be an external force. Internal force कैसे कुछ नहीं होता है, समझ में आया क्या, internal force generally cancel out, okay, generally they cancel out, okay, external unbalanced होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स है तो अगेन इट विल नॉट गिव यू एनी एक्सेलरेशन, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इफ यू हैव एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, देन व्हाट विल हैपन इज कि योर स्टेट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस योर मोशन विल चेंज, ठीक है। तो जो मोशन को चेंज करने का जो रीजन है, ठीक है, या कॉज है, वो फोर्स है, समझा क्या, ओके। तो यहाँ पे हम फोर्स को, मतलब फोर्स टर्म यहाँ से, ये लॉ से आता है। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ देखो, यहाँ पे हमने को ये बताया कि फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, बराबर, ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन इज बेसिकली फोर्स, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग इन दिस लॉ। सेकंड लॉ में गिव्स द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ, इट सेज दैट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to applied force, and it's in the direction of, and it's in the direction of force. तो if I use the word rate of change of momentum, rate, यहाँ पे जो word अपन सुन रहे हैं वो है rate of change of momentum is proportional to force, that is what he is saying, right. So what is momentum here, what is momentum, momentum symbol is p, right, it is mass into velocity, correct, बराबर। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं हम, है ना, ठीक है, ओके। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा, डेल्टा पी, इजंट इट, डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट। वैसे डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, इट इज फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। तो चेंज अगर
मोमेंटम बोला मतलब सिर्फ mv होता है, राइट। चेंज ऑफ मोमेंटम बोला मतलब डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा mv बोल सकते हो, ओके। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है? इफ आई यूज द वर्ड रेट, इसका मतलब क्या है? हाँ, there has to be some time is measured against time, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ओके। इसका मतलब ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया क्या? एंड इज प्रोपोर्शनल टू एफ इन एसआई सिस्टम, ठीक है। इट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वो इक्वल टू 1 आता है। समझ में आया क्या? ओके। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये किसका फॉर्मूला होगा? ये है एवरेज फोर्स का फॉर्मूला। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। पी एफ माइनस पी आई इज टी एफ माइनस टी आई, या पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हो। समझा गया? ठीक है। दिस फॉर्मूला फॉर एवरेज फोर्स, दिस इज एवरेज फोर्स। इफ यू वांट इंस्टेंटेनियस फोर्स, देन इंस्टेंटेनियस फोर्स को क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करोगे? इसको डेल्टा टी टेंड टू 0 है ना। तो इंस्टेंट मतलब जैसे याद नहीं तुमको, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इट वाज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। एंड इफ ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन इट वाज डीएस अपॉन डी, राइट। तो डेल्टा विल कन्वर्ट टू डिफरेंशिएशन, राइट। याद है कि आपने को ये सब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, ओके। व्हाट डू यू गेट? यू गेट डीपी बाय डीटी, दैट्स द फॉर्मूला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। समझ में आएगा? एंड देन थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन से दैट कि वी नो दैट व्हाट इज पी, इट इज एमवी, इजंट इट? करेक्ट। मास इंटू हम पी बोल रहे हैं, ओके। और ये डेरिवेटिव में u इंटू वी फॉर्मेट है ये, है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर uv? इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सही लिखा क्या मैंने? बराबर है ना। अब जनरली और वी हैव व्हाट हैपेंस, जनरली, ओके, इट्स नॉट ऑलवेज, जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि चल रहा है तो उसका मास चेंज होगा, राइट। तो जनरली मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, राइट। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? तो वी कैन से dm by dt is 0 generally, okay. In that case this term will go, this will become 0, isn't it? ये 0 हो गया तो बचा क्या? m dv by dt, correct. What is dv by dt? a. So we get the formula which we are very used to, okay. F is equal to ma, है ना। F is equal to ma फॉर्मूला मिल जाता है। चमका? तो ये F equal to ma हमेशा वैलिड है कि कभी कभी वैलिड है? There are exceptions also. This is exception also because the reason we got this formula is we assume that mass is going to be constant, isn't it? अगर mass constant नहीं है तो F equal to ma भी नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? Okay. तो we can write some exceptions. What are some exceptions? कि we call them variable mass systems. और ये variable mass system हम करेंगे using conservation of momentum in center of mass. जब CO में पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। Examples क्या है variable mass system के? Example है rocket propulsion, है ना। जब रॉकेट हम प्रोपेल करते हैं तो रॉकेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न होता है पर सेकंड, है ना। काफी ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है क्योंकि रॉकेट बहुत हाई वेलोसिटी देना पड़ता है हमको टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करते हैं अपन। तो बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मास चेंज हो रहा है पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे के सब केसेस में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। सेकेंड केस कैन बी रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। रिलेटिविस्टिक स्पीड मतलब ऐसा इतनी हाई वेलोसिटी में आप जा रहे हो कि योर वेलोसिटी इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब मेरा वेलोसिटी इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, ओके, तो हम बोलते हैं कि वहां पे थियरी ऑफ रिलेटिविटी पिक्चर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो पूरा 2 साल हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इट इज पार्ट ऑफ न्यूटोनियन, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो न्यूटन क्या मतलब जस्ट बिफोर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट्स, क्वांटम के पहले वाला जो भी पढ़ते हैं उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्वांटम मैकेनिक्स है, देन वी हैव रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आल्सो, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज इन्वेंटेड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। एंड इट डील्स विद पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रैवलिंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स। जैसे स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कोई चल रहा है तो वहां पे हम ये वाला मैकेनिक्स यूज करते हैं। और उस मैकेनिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स, मतलब ये वाले केस में ही हम बोल सकते हैं कि योर मास विल चेंज। तो मास वहां कांस्टेंट नहीं होता है, ओके। तो जो न्यू मास इसको बोलते हैं मूविंग मास। आई विल डिस्कस दिस अगेन इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मूविंग मास इज गिवन बाय
रेस्ट मास, इसको बोलते हैं हम रेस्ट मास, जो मास हमारा एट रेस्ट होता है, ठीक है। जब तुम बहुत हाई स्पीड पे चलते हो तो तुम्हारा मास चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो नया मास है इट इज एक्चुअली रेस्ट मास अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्पीड ऑफ लाइट हियर। समझ में आएगा? बहुत हाई स्पीड्स पे जब हम चलते हैं तो हमारा मास चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो नया मास है उसको कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है। और ये जो कांस्टेंट, इसको हम गामा बोलते हैं, मतलब ये गामा मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को वी कॉल इट रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, तो दैट इसको कभी कभी लोग गामा एम नॉट भी लिखते हैं। समझा क्या? इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट। थोड़ा समझा? ये सब थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है, बट व्हाट यू मस्ट नो राइट नाउ is when we travel with very very high speeds, such high speeds are called as relativistic speeds, ठीक है। जहां पे स्पीड तुम्हारा बहुत हाई होता है, अब उसका पावर 10 to the power 6, 10 to the power 8 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उतने हाई स्पीड जब हम चलेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे नॉर्मल मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो उसके स्कोप के बाहर जाता है, कैलकुलेशन से आंसर सही नहीं आता है, ठीक है। उस टाइम पे जब हम यूज करते हैं वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, दैट इज पार्ट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, और उसका एक जिस्ट है ये फॉर्मूला। समझा थोड़ा सा? ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये मूवी आया था बीच में किसका, इंटरस्टेलर पढ़ा देखा होगा ना उसमें, कि भाई एज वेज चेंज होता है, तो ऑल दिस पार्ट ऑफ ये सब रिलेटिविटी का ही पार्ट है, ठीक है। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो सब रिलेटिविटी का ही पार्ट है, ठीक है। और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, और ये जो गामा है ये काफी काम का चीज है व्हेन यू स्टडी रिलेटिविटी। एचसी वर्मा में दिया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत यू कैन रीड इन डेस्टिनी गाइड आल्सो, बट नॉट राइट नाउ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। डिड यू गेट दिस पार्ट? समझ में आया क्या? ठीक है। क्या समझना है आपने? थोड़ा एक्सेप्शंस भी है, and this is a special formula that we have, assuming that mass is constant during the motion, okay। चलो लास्ट लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ। क्या है भाई थर्ड लॉ? सबसे इजी, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, right? तो पॉइंट्स में नोटेड, एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स है, समझे क्या? एक्शन रिएक्शन आर फोर्सेस। अच्छा, दे आर इक्वल इन वैल्यू, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन का वैल्यू सेम है। एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यू मतलब सेम मैग्नीट्यूड। बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? बट ऑपोजिट direction, okay, still they do not cancel। क्यों ऐसा क्यों? इक्वल वैल्यू है, ऑपोजिट फिर कैंसिल क्यों नहीं कर रहा? हाँ, because they are not at the same point, right? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम पुशिंग दिस वॉल, ठीक है, तो आई एम अप्लाइंग एक्शन ऑन द वॉल, राइट? तो वॉल मुझे रिएक्शन फोर्स दे रहा है ना। अभी मैं खड़ा इसलिए बिकॉज फ्लोर स्लिपरी नहीं है। अब फ्लोर स्लिपरी है, मैं धक्का मारने क्या होगा? मैं भी गिर जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है और यहाँ पे मैं हूँ, समझ लो, ठीक है। तो आई अप्लाई एक्शन ऑन दिस वॉल और वॉल मुझे रिएक्शन फोर्स दे रहा है। समझ में आ गया? तो एक्शन किसी और पे हो रहा है, रिएक्शन किसी और पे हो रहा है। समझा? अगर सेम ऑब्जेक्ट हो और उस पर दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग जाए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पर अलग अलग ऑब्जेक्ट लग रहा है, एक्शन उसके ऊपर है, रिएक्शन मेरे ऊपर है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि कैंसिल नहीं होगा। समझा? ठीक है। तो टू कैंसिल इट हैज टू बी ऑन द सेम बॉडी, व्हिच इज नॉट इन दिस केस। तो एक्शन रिएक्शन विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता, ठीक है। लास्ट पॉइंट कि हमको कहते हैं एक्शन होगा फिर रिएक्शन आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने उसको एक्शन दिया फिर 5 मिनट में मुझे रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं हो रहा है। समझा? हमको तो एक्शन के बाद रिएक्शन था, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन विल हैपन साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं जब तक मैं इसको एक्शन दे, जब तक मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तब तक मुझे रिएक्शन मिल रहा है। इफ आई स्टॉप प्रेसिंग, रिएक्शन आल्सो स्टॉप, ठीक है। तो दे अकर इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझा? ऐसे एक्शन के बाद रिएक्शन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन रिएक्शन विल हैपन साइमल्टेनियसली। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये भी बताना चाहिए कि दे अकर एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसके बाद वो, इसके पहले वो ऐसा नहीं है। देयर इज नो प्रेसिडेंस और ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? क्विकली कॉपी दिस, देन वी गो फॉर एफबीडी।
general steps for solving FBD problems. In fact, this is true for any problem where force are involved. कहीं भी अगर फोर्स आ रहा है तो ये हमको स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है. और ये स्टेप्स होममेड स्टेप्स है, तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड वी हैव डन दिस काइंड ऑफ स्टफ पहले भी, हमने पहले भी किया हुआ है, सिर्फ हम इसको फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं बस. तो फर्स्ट स्टेप होता है कि ड्रॉ एफबीडी. एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, और ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब दो चीज तुमको दिखाना होता है इसमें. यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो बनाना है तुमको, ठीक है. तो मेरा पहला काम क्या है, तुमको ये दिखाना कि हाउ टू ड्रॉ दिस फोर्सेस. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न कि हाउ टू ड्रॉ फोर्सेस, ठीक है. तो दैट आई विल टीच यू, ओके. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू लर्न what are the forces we have to consider, ठीक है, and how to draw them, okay. तो वो that I'll teach you, but remember when I say draw FBD, so you have to draw the forces acting on the object, okay. Also here you have to show acceleration of the object, if any. अगर acceleration है तो किस तरफ हो सकता है वो तुम बनाओ, okay. That is the first step कि FBD ना force बना दो, acceleration दिखा दो, ठीक है. Second step, now once you have the forces ready, okay, you should choose your coordinate axis. Choose XY axis, okay. Now in general you will take horizontal as X and vertical as Y, है ना. But you know that if the objects are on inclined plane, जैसे हमने projectile और inclined plane किया था, याद है तुमको, okay. तो वहां पे हमने क्या किया था कि along the incline को X ले लिया था and perpendicular incline को we took Y. The purpose, the reason why we are doing this is कि your axis should be in such a way that कि एक्स एक्सिस ऐसा चूज करना चाहिए such that acceleration of the object coincides with one of them. ऐसा तुम अपना एक्सिस चूज करो कि एक्सेलरेशन या तो तुम्हारा जो ए है वो या तो एक्स पे आ जाए तो वाई पे आ जाए. तो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अगर ऐसे नॉर्मल प्लेन पे चल रहा है तो इसको एक्स इसको वाई लेते हैं हम लोग, है ना. क्योंकि ऑब्जेक्ट चलेगा तो ऐसे ही, या तो ऐसे चलेगा तो ऐसे चलेगा, समझ में रहेगा, ठीक है. तो इसलिए इट मेक सेंस. तो मोस्ट ऑफ द केस में एक्स वाई एक्सिस इज लाइक दिस ओनली, ठीक है. अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन इस लाइन पे होगी इसलिए हम एक्स एक्सिस को ले लेते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर वी चूज एक्स वाई एक्सिस इन सच अ वे दैट योर ए शुड मैच विद ईदर एक्स और विद वाई. समझ में आया क्या, ओके. तो मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा एक्स वाई एक्सिस, और अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो हम ऐसा ले लेते हैं, समझा, ठीक है. और सर्कुलर मोशन केस में विल सी हाउ टू वर्क आउट. तो ये अभी हम तो बेसिक स्टफ कर रहे हैं, धीरे धीरे थिंग्स विल गो मोर कॉम्प्लेक्स, बट अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है. ये करने के बाद क्या करना है, ये स्टेप में एक्सरसाइज चूज करना है तुमको. सेकंड इसी स्टेप में यू आल्सो रिजॉल्व. तो पर्पस ऑफ हैविंग एक्स वाई एक्सिस इज व्हाट, यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर माय फोर्स लाइज ऑन द एक्स और ऑन द वाई. अगर फोर्स एक्स पे लाई कर रहा है, वाई पे लाई कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है. अगर फोर्स बीच में है तो क्या करोगे, तो उसको रिजॉल्व करेंगे, समझ में आएगा. तो रिजॉल्व द फोर्सेस which are not on x और y. तो रिजॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, अगर फोर्स दिया है तुमको और एंगल पता है तो टुवर्ड्स द एंगल cos component, away from the angle sin component. तो दिस हाउ यू ब्रेक द फोर्स. हम फोर्स को ब्रेक कर देते हैं, मतलब अगर फोर्स बीच में अगर तो तोड़ देते हैं, तो दो पार्ट कर देते हैं उसका, समझा. तो वी ऑलवेज रिजॉल्व एंड रिप्लेस द फोर्सेस विद देयर कंपोनेंट्स. समझा. किसको रिप्लेस करोगे, जो एक्स पे भी नहीं हो वाई पे भी नहीं हो. एक्स और वाई कैसे चूज किया हमने, ऐसा चूज करो एक्स वाई एक्सिस को कि तुम्हारा ए जो है वो एक्स को या वाई को मैच कर जाए. तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा, तो इंक्लाइन प्लेन में मोस्टली ऐसा होगा. एनी क्वेश्चंस हियर, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या स्टेप्स, ओके. और अच्छे समझ में आया जब हम सम्स करेंगे तब. अभी तो हम सिर्फ ऐसे जनरली ऊपर से बात कर रहे हैं, सम्स में और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है. बट करना क्या है, पहले फोर्स बनाएंगे, ए दिखाएंगे, फिर एक्स वाई एक्सिस चूज कर लेंगे अपना, और जो फोर्स बीच में है उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे. तरीका क्या है रिजॉल्व करने का, टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, अवे फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट. तो वो एंगल ढूंढ के निकालना पड़ता है अपने को, या दिया होगा उन्होंने. दिस मेक सेंस, ठीक है. एंड लास्टली द थर्ड स्टेप,
Third step is to use the formula F is equal to ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फोर्स फॉर्मूला है, उसको लेकर हम ब्रेक करते हैं, मतलब हम उसको एक्स और वाई पे अलग अलग यूज करते हैं। तो इसे सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस will give you acceleration on the x axis. So we can write sum of all forces on the x axis is equal to mass into acceleration along x, ठीक है, and sum of all forces on the y axis is equal to mass into acceleration on the y। समझा गया? और सम का मतलब ये नहीं कि हम ऐड करने वाले हैं, हम देखेंगे अगर एक इधर जा रहा है 20 न्यूटन और एक इधर जा रहा है 5 न्यूटन, तो मुझे पता है कि व्हाट इज नेट फोर्स हियर 15, समझा? सम का मतलब ऐड करना नहीं है, ठीक है, सब का उसका रिजल्टेंट देखना है, एक्स पे क्या है और रिजल्टेंट वाई पे क्या है। तो यहाँ पे ये दिस मींस, दिस एक्चुअली मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन एक्स, दिस मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, समझा गया? एंड दिस इज एक्सप्रेशन रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस, सेम वे दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन वाई एक्सिस। तो इसको करके आपको अपने को एक्सप्रेशन में जो भी पूछना होगा मिल जाएगा हमको। इन जनरल हमेशा ऐसे ही करते हैं अगर एफ है तो ए होगा, तो ढूंढने का तरीका क्या है, एक फोर्स ना ऐड कर रहा है अभी, अब मल्टीपल फोर्सेस ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जब मल्टीपल फोर्स ऐड करते हैं तो दिस वे टू सॉल्व इट, ओके। उसको देखो एक्स वाई एक्सिस चूज कर लो, जो एक्सिस पे नहीं है उसको रिजॉल्व कर लो, एंड देन मल्टीपल फोर्सेस है तो इट माइट हैपन दैट यू हैव मल्टीपल एक्सेलरेशन आल्सो, तो इन दैट केस एक्स का अलग से सॉल्व करो और वाई का अलग से सॉल्व करो, जस्ट लाइक योर प्रोजेक्टाइल मोशन, हमेशा डिवाइड कर देते हैं उसको, ऐसे ही किया ना प्रोजेक्टाइल में भी हमने, ठीक है, एक्स का मोशन अलग दिखा था, वाई का अलग दिखा था, वैसे कुछ सिमिलर यहाँ पे भी करेंगे। इज मेकिंग सेंस? समझा? स्टेप्स आर वेरी सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इज ऑन द फोर्स साइड, ठीक है, ये लिख लो, फिर हम थोड़ा करते हैं आगे, डायग्राम देखते हैं, लिखो। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। तो एक एक फोर्स को टैकल करते हैं, ओके। लेट्स टेक फर्स्ट फोर्स एज वेट। व्हाट इज वेट? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on any object on its surface, है ना? धरती माता पे कुछ भी है तो उसको अब तक पुल करती, राइट, है ना? व्हाट इज द वेट का फॉर्मूला? तो व्हेन यू लर्न अबाउट फोर्स, 3 थिंग्स टू लर्न, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए W का फॉर्मूला क्या है? m into g, isn't it? What is m? mass is in kgs, right, ठीक है। what is g? acceleration due to gravity, isn't it? इसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। सर हम क्लास में क्या लिखेंगे, लेकिन क्लास में, ठीक है, ओके। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहां पे देखना पड़ता है, अगर कुछ नहीं बोला तो क्या लोगे? 9.8। क्लास में से हम 10 ले रहे हैं, बाकी तुम 9.8 लोगे सॉल्व करने टाइम, स्पेशली एचसी वर्मा, ओके, अनलेस ही स्पेसिफाइज ही इज गोइंग टू यूज मोस्टली 9.8 ओनली। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्चुअली सेंटर ऑफ अर्थ होता है, बट हमारे को डाउनवर्ड्स दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो डायग्राम दिखाते हैं उनको, ओके। तो ये होगा पार्ट 1, जहाँ पे हमने वैल्यू कैसे निकालना है वो डिस्कस किया। ये है पार्ट 2, डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ओके। एंड थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पे लगता है ये फोर्स? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में अलग अलग चीज है, ठीक है। उसका एक्चुअल फर्क हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तब बता दूंगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, और वो एजम्पशन हम क्यों ले पा रहे हैं वो वहां समझेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है। तो यू कैन राइट नाउ यू कैन से सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बोथ आर फाइन, बट मतलब डेफिनेशन वाइज, ठीक है, और फिजिकली दे आर एक्चुअली डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंट क्या हो तब देख लेंगे, ओके। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही है, ओके। तो डायग्राम कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल, अगर समझ लो, इफ आई इमेजिन अ केस, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट,
जिस केप्ट ऑन टेबल, जैसे एक मास m है, इसको टेबल पे से रखा हुआ है, ओके तो ग्रेविटी कैसे बनाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे सीधा नीचे, द एरो शुड बी पैरेलल टू योर मार्जिन, तो बुक का मार्जिन है उसके पैरेलल होना चाहिए हमेशा, डजंट मैटर वेदर ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, या इंक्लाइन सरफेस, जैसे अगर ये यही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने इंक्लाइन सरफेस पर रख दिया लाइक दिस, ठीक है, मास हमको अगर इंक्लाइन सरफेस पे रखा है हमने, स्टिल ग्रेविटी विल बी लाइक दिस ओनली, कैसे, पैरेलल टू योर मार्जिन लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वेट को ऐसे बनाते हैं, दिस इज बी रॉन्ग, ये गलत है, समझ गए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा हो, ठीक है, ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे ही लेगा, पूरा सीधा नीचे, मतलब इधर आई एम टेलिंग यू द एरो हैज टू बी पैरेलल टू योर मार्जिन, दैट इज सिंपल फंडा, समझ में आया क्या, व्हाट इज द वैल्यू mg, यहाँ पे क्या लिखेंगे mg, ठीक है, उसको कहीं लटका के रखा हो तो भी सेम ही ऐसे ही बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक मास को हमने लटका दिया है अगर किसी स्ट्रिंग के थ्रू, लेट्स से सम स्ट्रिंग, और उसके थ्रू हमने लटका दिया इसको लाइक दिस, मास m, अभी भी ग्रेविटी कैसे बनाएंगे हम, लाइक दिस, हमेशा इट विल बी लाइक दिस ओनली, सी एवरीवेयर आई एम ड्राइंग द सेम वे में एरो नीचे की तरफ, वैसे तो ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस हॉरिजॉन्टल रखा है, बट कैसे भी रखो उसको तुम्हारा जो ग्रेविटी का फोर्स है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड से बनेगा, समझा, एंड आइडियली अभी तो यहाँ पे इतना मतलब इंपॉर्टेंट, इतना रेलेवेंट फील नहीं करेगा ये, ठीक है, ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ मैटर करता है, जहाँ पे रोटेशनल मोशन भी कंसिडर करना पड़ता है अपने को, है ना, ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं सब ट्रांसलेशनल मोशन ही करने वाले हैं, तो अभी ये चीज मैटर नहीं करेगी, जैसे रोटेशनल मोशन में घुसेंगे, ठीक है, वहां पे ये चीज मैटर करेगी, तुमने फोर्स बनाया किधर है, तो आइडियली द फोर्स शुड बी एट द सेंटर ऑफ मास, बीच में से निकलना चाहिए आइडियली, ठीक है, अभी हम जो इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे सम्स, वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर रोटेशनल मोशन में इस बात से फर्क पड़ेगा तुमने ग्रेविटी कहाँ बनाया, एग्जांपल और ले देखो, जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ लैडर, समझो एक लैडर है, इज अ वॉल, लेट्स से आई हैव अ लैडर लाइक दिस, ऐसा कोई लैडर है, अरे यार ऐसे मैंने जैसे लैडर लाइक दिस, ओके, नाउ सी इफ आई हैव टू ड्रॉ वेट, द बेस्ट पोजीशन टू ड्रॉ इट विल बी कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, वहां बनाना चाहिए, अभी के सम्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे तुम बना रहे हो, तो स्टॉर का यू नो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे इसके वजह से, इज मेकिंग सेंस, समझ में, लुक एट ऑल द डायग्राम्स एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एवरीवेयर द फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ओनली, डजंट मैटर हाउ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग केप्ट, एनी क्वेश्चंस हियर, तो ये डायग्राम बनाने हमको आना चाहिए, समझा क्या, ऐसे अभी हमने वेट देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे और टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन देखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन आई विल टेक आफ्टर नोड्स लॉस ऑफ मोशन, ये 3 फोर्स करने के बाद वी स्टार्ट विद सम्स, एनी क्वेश्चंस, ड्रॉ कर लो, आज के लिए इतना ही काफी है।